हेलो गाइस, यू वाचिंग द लीगल डोज विद पूर्वी किशोर। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट 2 ऑफ इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन्स फॉर ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता क्या है, दोनों इवॉल्व कहाँ से हुए थे, उनके इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ेंगे हम, और एंड में हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो अपने प्रॉपर्टी पर कोई भी हजार्डस या डेंजरस सब्सटेंस को रिटेन करता है या रखता है, तो अगर वो सब्सटेंस किसी भी तरीके से एस्केप कर जाती है उसके प्रॉपर्टी से, यानी कि निकल जाती है उसके प्रॉपर्टी से, और उसके चलते किसी इंसान को कोई डैमेज होता है या कुछ हार्म होता है, तो वो इंसान लायबल ठहराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइप का कोई भी डेंजरस सब्सटेंस कोई भी इंसान स्टोर कर रहा है, तो बहुत बार ऐसा चांसेस है कि वो सब्सटेंस लीक हो जाएगा या फिर एस्केप कर जाएगा उसके प्रॉपर्टी से। तो उससे क्या होता है कि लोगों को डैमेज पहुंच सकता है या हार्म हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें प्रूव नहीं करना होता है कि अगला इंसान जो था वो नेग्लिजेंट था जिसके चलते वो सब्सटेंस एस्केप किया। हमें बस ये बताना होता है कि उस इंसान के प्रॉपर्टी से या उस इंसान के रिटेन करने के चलते वो सब्सटेंस लीक हुआ, तो वो इंसान लायबल ठहराया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस को समझना होगा, जिसमें ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था। तो रेलैंड जो होता है वो एक मिल ओनर होता है, और वो इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्प्लॉय करता है एक रिजर्वॉयर बनाने के लिए। तो जब इंजीनियर्स रिजर्वॉयर बनाने लगते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उसके लैंड के नीचे 5 वर्टिकल शाफ्ट्स होते हैं, और उन्हें उसका एंडिंग नहीं पता होता है। तो वो क्या करते हैं, उन शाफ्ट्स को अच्छे से सील नहीं करते हैं और उसके ऊपर ही रेजर्वॉयर को बना देते हैं। तो जब रेजर्वॉयर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है और उस रेजर्वॉयर में पानी भर आता है, तो क्या होता है कि वो जो शाफ्ट्स का एंडिंग था वो किसी तरीके से कनेक्टेड थे बगल वाले प्लॉट से। और बगल वाले प्लॉट में कौन था, फ्लेचर का ओल्ड कोल माइंस था। तो जब वो शाफ्ट्स में पानी भरते हैं तो जो बगल वाले कोल माइंस होते हैं वो फ्लडेड हो जाते हैं और उनका कोल खराब हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फ्लेचर सू करता है रिलायंस को डैमेजेस के लिए। तो जब फ्लेचर सू करता है रिलायंस को तो 3 इशू रेज होते हैं कि क्या डिफेंडेंट जो है वो नेग्लिजेंट था अपने पार्ट पर, दूसरा कि क्या डिफेंडेंट को कॉन्ट्रैक्टर के नेग्लिजेंस के लिए लायबल ठहराया जाएगा, तीसरा कि क्या प्लेंटिफ एलिजिबल होगा डैमेजेस रिकवर करने के लिए डिफेंडेंट से। तो इस केस में जजमेंट ये हुआ कि डिफेंडेंट को लायबल ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लैंड से डेंजरस सब्सटेंस एस्केप हुआ जिसके चलते फ्लेचर को डैमेजेस हुआ। तो इसीलिए उस पर लायबिलिटी स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाएगा। चलिए समझते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है हजार्डस सब्सटेंस, यानी कि कोई डेंजरस सब्सटेंस का पर्सन के पोजेशन में, यानी कि जो लैंड है किसी भी इंसान का, उसके लैंड में कोई हजार्डस सब्सटेंस या डेंजरस सब्सटेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में तो कोई हजार्डस सब्सटेंस नहीं था, रेजर्वॉयर में सिर्फ पानी भरा हुआ था। तो कोर्ट ने ये कहा था कि सब्सटेंस जो था वो हजार्डस नहीं था, बट वो इस क्वांटिटी में स्टोर किया गया था जो लीक होने से दूसरे के लिए हजार्डस बन गया। इसीलिए वाटर को भी हजार्डस सब्सटेंस कंसिडर किया गया था इस केस में। दूसरा एलिमेंट है एस्केप, यानी कि जो भी हजार्डस सब्सटेंस है वो एक जगह से निकलकर दूसरे जगह पर जाना चाहिए। तीसरा एलिमेंट है डैमेज, जब वो हजार्डस सब्सटेंस एस्केप कर रहा है एक इंसान के लैंड से और दूसरे इंसान के लैंड में जा रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ डैमेजेस होना चाहिए ये लायबिलिटी को इम्पोज करने के लिए।
और चौथा एलिमेंट है नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, यानी कि जो भी यूज़ हो रहा है लैंड का वो नेचुरल नहीं होना चाहिए, कुछ आर्टिफिशियल यूज़ जैसे कोई इंडस्ट्री होना चाहिए, कोई माइंड सेटअप होना चाहिए, जिसके चलते जो लैंड है उसका नेचुरल नहीं नॉन नेचुरल यूज़ हो रहा है, तभी हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को इम्पोज कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक स्पेशल फीचर है जो है एक्सेप्शंस, जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में अवेलेबल नहीं होता है। तो एक्सेप्शंस क्या है, चलिए समझते हैं। तो पहला एक्सेप्शन है कि प्लेंटिफ्स फॉल्ट। अगर कोई भी डैमेज हो रहा है प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के थ्रू, लेकिन उसमें प्लेंटिफ की ही गलती है जिसके चलते उसे डैमेज हो रहा है, तो फिर उस केस पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोज नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, एक्ट ऑफ गॉड। अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जा रहा है, अर्थक्वेक आ जा रहा है, फ्लड आ जा रहा है, उसके चलते किसी को डैमेज हो रहा है, तो वो डिफेंडेंट को लाइबल नहीं कर सकते हैं। थर्ड है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर कोई थर्ड पार्टी के चलते डिफेंडेंट के प्रॉपर्टी से कुछ ऐसा एस्केप हो रहा है जिसके चलते प्लेंटिफ को नुकसान हो रहा है, तो फिर हम किस डिफेंडेंट को लायबल होल्ड नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कॉमन बेनिफिट। अगर कोई ऐसा चीज़ किया गया है जिससे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को बेनिफिट हो रहा है, बट वो हो सकता है कि डिफेंडेंट के लैंड पर हो और उससे कुछ एस्केप हो के प्लेंटिफ के लैंड पर जा रहा है, तो फिर हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले डॉक्ट्रिन पर जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, वो एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जिसमें कोई पर्सन या एंटरप्राइज अगर हजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में एंगेज्ड है, तो उससे उसके चलते अगर किसी को हार्म या डैमेज होता है, तो उसे हम बिना कोई एक्सेप्शंस के या बिना नेग्लिजेंस प्रूफ किए लायबल होल्ड करेंगे। तो इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर कोई भी एंटरप्राइज या कोई पर्सन डील कर रहा है डेंजरस सब्सटेंस या हजार्डस एक्टिविटी में, तो उसके चलते अगर किसी को भी डैमेजेस होता है या कुछ भी हार्म पहुंचता है, तो हम उसे बिना किसी एक्सेप्शन के लायबल होल्ड करेंगे। उसे हम कोई भी एक्सेप्शन नहीं देंगे, ना हम उसे ये प्रूव करने का चांस देंगे कि उसके नेग्लिजेंस के चलते कोई डैमेजेस हुआ है या नहीं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का एक बहुत इजी सा फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस। चलिए हम समझते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था। इसे हम ओलियम गैस लीक के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री थे दिल्ली में, जिससे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ओलियम गैस लीक हुआ था और बहुत डैमेजेस हुए थे, बहुत लोग मरे थे इसमें। तो फिर क्या होता है, एमसी मेहता जो है हमारे एनवायरमेंटलिस्ट, उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया इस कंपनी के अगेंस्ट। तो जब पीआईएल फाइल हुआ तब एक क्वेश्चन रेज किया गया, ये इशू रेज किया गया कि क्या कंपनी लायबिलिटी एस्केप कर सकती है किसी एक्सेप्शंस के अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये कंपनी किसी भी एक्सेप्शन के अंदर लायबिलिटी एस्केप नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जिसमें उसने कहा कि क्योंकि कंपनी इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में एंगेज थी, तो उसे कोई एक्सेप्शन या नेग्लिजेंस प्रूव करने का चांस नहीं दिया जाएगा और उसे एब्सोल्युटली लायबल होल्ड किया जाएगा और उसे कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। आई होप अब आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को अच्छे से समझ गए होंगे और उसके इम्पॉर्टेंट केसेस को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस मिलते हैं, पहला पॉइंट, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हमें कोई एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर किसी कंपनी के ने डैमेजेस किया है तो उससे लायबल होल्ड किया ही जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शंस। सेकेंड पॉइंट है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो एक इंडियन लॉ का कॉन्सेप्ट है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस के थ्रू कंपनीज
या पर्सन्स लायबिलिटी एस्केप कर सकते हैं, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसके अंदर आप लायबिलिटी एस्केप कर सकें। आई होप अब आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप प्रिलेंस वर्सेस फ्लेचर और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को भी अच्छे से समझ गए होंगे और दोनों के बीच के डिफरेंस को भी अच्छे से समझ गए।